हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस सेशन में मैं शंकर झा स्वागत करता हूं। केजीएस के द्वारा आपके लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आधारित एक नए पहल की शुरुआत की गई है। इसमें हम आपसे परिचर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे कि आप जो केजीएस का मैगज़ीन है, इस मैगज़ीन के कंटेंट को आप किस तरीके से यूज़ करेंगे और ये जो मैगज़ीन है किस तरीके से आपके प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साथ-साथ इंटरव्यू में चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हों, आपके लिए किस तरीके से मददगार साबित हो सकता है। या ये कहा जाए कि आप इस मैगज़ीन को कैसे पढ़ें, कंटेंट को कैसे अपने साथ ऐड करें और किस तरीके से इस मैगज़ीन से बेनिफिट उठाएँ। तो इसमें सबसे ज़रूरी क्या होता है कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा देने जाते हैं, तो उसमें भी लगभग आप देख रहे हैं कि प्रत्येक साल यूपीएससी के द्वारा लगभग 30 के आसपास करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस देने जा रहे हैं, कोई भी चाहे वो बिहार पीसीएस हो, उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का, उत्तराखंड का हो, हरियाणा का हो, तो वहाँ भी करंट के प्रश्नों की संख्या 30 के आसपास होती है। जब आप मुख्य परीक्षा देने के लिए जाते हैं, तो आज का जो मुख्य परीक्षा का दौर है, उसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को करंट अफेयर्स के साथ इंटरलिंक करके पूछा गया है। और कई सारे प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट करंट बेस्ड होते हैं। तो उन प्रश्नों को कैसे हल किया जाए और साथ ही साथ आप अपने फंडामेंटल अप्रोच को करंट अफेयर्स के साथ कैसे जोड़ें, या आपने अगर कोचिंग कर लिया है, नोट्स बना लिया है, तो उसमें करंट को कैसे आपको अपडेट करना है, इस पर हम आपको बताएँगे। और फिर जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, साक्षात्कार देने जाते हैं, तो वहाँ भी करंट अफेयर्स का एक एरिया आपके लिए होता है। तो उन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की तैयारी कैसी होनी चाहिए, यानी कि प्री कम मेंस का अप्रोच और इंटीग्रेटेड मेंस और इंटरव्यू का अप्रोच कैसा होना चाहिए और उस पर किस तरीके से आपको नोट्स बनाना चाहिए, और उस यात्रा में आपके प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की यात्रा में ये जो केजीएस का मैगजीन है किस तरीके से आपके लिए एक रामबाण के रूप भर कर सामने आ सकता है, वो हम आपको आज बताएँगे। और उस पर अगर आप काम करेंगे तो निस्संदेह आप इससे बहुत ही लाभान्वित होंगे। देखिए, जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो उस टॉपिक को 2 दृष्टिकोण से देखना होता है। एक, कि उस टॉपिक का डायमेंशन कहाँ-कहाँ पर जा सकता है, यानी कि हॉरिज़ॉन्टल एरिया कहाँ-कहाँ पर जा सकता है, और हम एक उस टॉपिक के डेप्थ की बात करते हैं, तो उसकी गहराई कहाँ तक जा सकती है। अगर ये 2 अप्रोच हो, और हॉरिज़ॉन्टल का अर्थ है कि उस टॉपिक का समाज के साथ, इकोनॉमी के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, ज्योग्राफी के साथ, इंटरनल सिक्योरिटी के साथ, सोशल जस्टिस के साथ, गवर्नेंस के साथ, ज्योग्राफी के साथ, हिस्ट्री के साथ क्या इंटरलिंक बन सकता है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। एंड उसके अंतर्गत वो कितनी गहराई तक जाता है, उसको हम डेप्थ कहते हैं। अगर ये अप्रोच लेकर आप किसी फंडामेंटल टॉपिक को चलते हैं और उसके साथ करंट को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए फ्रूटफुल साबित होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके साथ जो केजीएस का जुलाई मंथ का मैगजीन है, इस जुलाई मंथ के मैगजीन के आज एक टॉपिक पर हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और उसमें हम आपके साथ डिस्कशन में चलेंगे कि किस तरीके से वो टॉपिक है, उसमें किन-किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, और ये जो मैगजीन है उसका कंटेंट आप किस तरीके से यूज़ करें, फिर मैगजीन को आप कैसे एक्सप्लोर करें, किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो टॉपिक तो बहुत सारे उपयोगी हैं आपके लिए। आप जब एक बार मैगज़ीन को देखेंगे तो आपके लिए बहुत सारे इसमें जो पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लिए कंटेंट है। एक अच्छी क्वालिटी के रूप में मैगज़ीन उभर कर सामने आ रही है। तो चलिए, एक टॉपिक हम आपके साथ पहले डिस्कशन करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से उस टॉपिक को समझा जाए, और फिर उसमें हम आपको ये भी बताएँगे कि उसमें मुख्य परीक्षा पर जो प्रश्न पूछा है, क्या डिमांड है, प्रीलिम्स में भी पूछे गए हैं, तो उस पर अप्रोच आपका क्या होना चाहिए, और एक करंट अफेयर्स में आपके नोट्स मेकिंग की जो प्रक्रिया है, उसमें आपको किन-किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो एक एनवायरनमेंट का टॉपिक है, और ये जो एनवायरनमेंट का टॉपिक है, अपना जो जुलाई मंथ का मैगज़ीन है, उस पर आधारित है। और उसमें एक जो है भारत में बढ़ता हुआ ई-कचरा, तो ई-वेस्ट टॉपिक पर आधारित है। और जो ई-वेस्ट टॉपिक है, जब आप इस टॉपिक के डायमेंशन पर जाएँगे, क्या-क्या आपको जानकारी चाहिए एग्ज़ाम के प्री और मेंस के लिए,
और उस पर ये मैगज़ीन कहाँ जाकर ठहरता है, कितना स्टैंडर्ड आपका ऊँचा करेगा, ये आप देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक होना चाहिए कि जब आप जाएँ तो एक परिचय का सेगमेंट हो और परिचय के सेगमेंट में आपके पास किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? तो परिचय के सेगमेंट में जब आप नोट्स बनाएँगे मैं उस फॉर्मेट पर जा रहा हूँ कि आप जब इस मैगज़ीन को पढ़ेंगे तो नोट्स कैसे इस टॉपिक का बनाएँगे। तो परिचय में आपको जानना होगा कि ई-कचरा क्या है, ई-वेस्ट क्या है। तो ई-कचरा क्या है? अब जब आप ई-कचरा जानेंगे परिचय में, तो दूसरा क्या होना चाहिए कि जो ई-कचरा है, इस पर भारत में कुछ आंकड़े हो जाए, ग्लोबल संस्थाओं के कुछ आंकड़े हो जाए, तो इसमें साथ ही साथ जो ई-कचरा का भारत में उत्पादन होता है, उससे संबंधित कुछ संस्थाओं का डेटा आपके पास होना चाहिए। जब डेटा आप देते हैं अपने उत्तर में, तो आप अपनी बातों को तर्कपूर्ण बना लेते हैं और जब तर्कपूर्ण हो जाता है, तो वो सब्सटैंशियल अप्रोच है और उस पर आपको नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो ये है। तो एक तो परिचय हो गया, दूसरा जो हो जाएगा अब ई-कचरा है, तो ई-कचरा का स्रोत क्या है भारत में या कहीं पर? तो ई-कचरा का स्रोत बताना होता है आपको। दूसरा तो पहला सेगमेंट ये हो गया, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट हो जाएगा कि ई-कचरा से संबंधित चुनौती क्या है? चुनौती या जिसको आप समस्या कह सकते हैं, तो चुनौती या समस्या क्या है? तो उसमें बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं ई-कचरा के चुनौती में कि एनवायरमेंटल इश्यू हो सकता है, सामाजिक इश्यू हो सकता है, हेल्थ का इश्यू हो सकता है, इकोनॉमिकल इश्यू हो सकता है, पॉलिसी मेकिंग हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल इश्यू हो सकता है, पॉलिटिकल इश्यू हो सकता है, तो डिफरेंट डायरेक्शन से हमें इन चुनौतियों को देखना होता है। चौथा चुनौती के बाद हम देखेंगे कि भारत में ई-कचरा प्रबंधन की दिशा में क्या प्रयास किया गया है, ई-कचरा प्रबंधन की दिशा में, है ना? तो ई-कचरा प्रबंधन की दिशा में क्या प्रयास किया गया है? अब इसमें कई तरह के जो है सेगमेंट बनेंगे, जहाँ खासकर कि भारत सरकार के द्वारा क्या नीतियाँ हैं, क्या संस्थाएँ हैं, किस तरीके की भारत सरकार के द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट खासकर ई-कचरा के प्रबंधन के लिए प्रयास किए गए हैं, उसकी इसमें आपके पास नोट्स में होना चाहिए। छठा, 5वां इसमें क्या होना चाहिए कि भारत में ई-कचरा प्रबंधन में चुनौती क्या है? एक तो ऑल ओवर आपको बताना है, रखना है अपने नोट्स में कि ई-कचरा की चुनौतियाँ क्या है, उससे क्या इश्यूज़ उत्पन्न होता है। फिर भारत में प्रबंधन की दिशा में प्रयास, फिर भारत में चुनौती का क्या है स्थिति। फिर छठा इसमें जाएगा कि इस चुनौती के समाधान क्या हो सकते हैं, समाधान और साथ ही साथ आगे का मार्ग क्या होगा, आगे का मार्ग क्या होना चाहिए, आगे का मार्ग। इसके अलावा ई-कचरा से क्या संभावनाएँ हो सकती है कचरा का? एक ये भी हो सकता है कि ई-कचरा से संबंधित पॉसिबिलिटीज़ क्या है, संभावना क्या है? यानी कि इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं? क्या ये केवल वेस्ट में जा सकता है या फिर इसे यूटिलाइज़ भी किया जा सकता है? और फिर क्या हो जाएगा? फाइनली आप निष्कर्ष में जाएँगे। तो ये जो टॉपिक है, इतने एरिया की डिमांड करता है प्री, मेंस और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से कि आपके पास नोट्स में इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट या ये चीज़ें होनी चाहिए। अब इसी फॉर्मेट पर ये मैगज़ीन जो है आपको करंट का ये कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है। तो आप देखिए कि इसमें सबसे जो क्या-क्या है, सबसे पहले जैसे हमने कहा कि ई-कचरा है क्या? इसमें सबसे पहले उसी पर फ़ोकस किया गया है, जो संबंधित जानकारियाँ आपको दी गई है कि ई-वेस्ट क्या है, बॉक्स मटेरियल है और ऐसे बॉक्स मटेरियल आप मेंस में भी यूज़ करेंगे अपने कॉपी में, तो आपके उत्तर की क्वालिटी बढ़ेगी। तो बॉक्स मटेरियल में आपको बताया गया है कि ई-कचरा क्या है और ई-कचरा का जो संरचना है वो भी आपको इसमें बताया गया है। अगर ये हम बॉक्स कंटेंट उठा के अपने नोट्स में रखते हैं और फिर हम इसे मेंस में लिखते हैं तो हम अच्छे नंबर की प्राप्ति कर पाएँगे। तो एक ई-कचरा से संबंधित इसमें जानकारी दी गई है। तो नॉर्मली वेस्ट ई-वेस्ट क्या होता है? ई-वेस्ट हम लोग कहते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद या उपकरण जिसे आपने प्रयोग कर लिया है और उसे अब दोबारा उपयोग करने की संभावना नहीं है या आप उसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं, बेकार समझकर उसे फेंक दिया जाता है या अनुपयोगी समझकर आप उसे वेस्ट के रूप में फेंक देते हैं, दैट इज़ द ई-कचरा। अब ये ई-कचरा अगर खुले में रह जाए तो एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुँचाएगा, ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान पहुँचाएगा। तो अब वहाँ से कुछ डेटा लिया गया है, आप देख रहे हैं कि भारत ई-कचरा में अभी विश्व में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। तो ये एक डेटा हो गया
जो आप ये बता रहे हैं कि भारत में क्या है। दूसरा क्या है कि भारत में जितना भी कचरा का उत्पादन होता है, उसका बहुत ही कम भाग आप देख रहे हैं कि जैसे-जैसे इकोनॉमी डिजिटल होते जा रही है, ई-कचरा का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है और हमारे यहाँ ई-कचरा का बहुत कम भाग ही प्रबंधन हो पाता है। ये 2 चीज़ों की ओर इशारा कर रहा है कि एक तो भारत में ई-कचरा के प्रबंधन की बहुत वह आवश्यकता है क्योंकि ये हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को नुकसान पहुँचाता है और दूसरा ये इस ओर भी इशारा कर रहा है कि हमारे यहाँ ई-कचरा के प्रबंधन की आवश्यकता है, उसमें कमी है। तो इस तरीके से अब जैसे देखिए ई-कचरा का जैसे हमने कहा कि स्रोत क्या होना चाहिए, इसमें स्रोत भी बताया गया है कि एक ई-कचरा का जो स्रोत है घरेलू है और दूसरा जो है व्यावसायिक उत्पादन के क्षेत्र में है। तो एक जो सबसे सुंदर बातें हैं यहाँ पर मैगज़ीन में कि ई-कचरा को बॉक्स मटेरियल, उसकी संरचना डेटा के साथ भारत की क्या स्थिति है, विश्व की क्या स्थिति है और इसके स्रोत क्या हैं, उसके बारे में बताए गए हैं। फिर जो दूसरा सेगमेंट हमने कहा था कि ई-कचरा से संबंधित चिंताएँ और चुनौतियाँ क्या हैं। तो एक इसमें देखिए कितने पॉइंट आपको दिए गए हैं। एक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ हैं, पर्यावरणीय क्षरण की चिंताएँ हैं, आर्थिक लागत है, सामाजिक लागत है। तो 3-4 पॉइंट जो आपको चाहिए बेसिक चीज़ें और अवसर लागत है। तो जो चुनौतियाँ हैं, चिंताएँ हैं, अगर ये ई-कचरा खुले में रह जाता है तो ये एक तरीके से खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जैव आवर्धन, जैव संचयन के माध्यम से ये जीव-जंतु और मानव के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। ये मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का कारण बनता है, ये आपको बताना है। इससे आर्थिक लागत क्या है? तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि भारत में वायु, जल और मृदा प्रदूषण से प्रति वर्ष $10 बिलियन का नुकसान होता है ई-कचरा का। फिर सामाजिक लागत क्या है? कि इससे क्या होता है कि अगर पुनर्चक्रण नहीं होता है तो इससे कई प्रकार के जो सामाजिक वर्ग के लोग हैं वो भी इसके प्रभाव में आते हैं, खासकर जो ई-कचरा के प्रबंधन और इससे मैनेजमेंट से लगे होते हैं। और अवसर की लागत है। तो ये जो 4-5 पॉइंट है इससे ई-कचरा से संबंधित जुड़े हुए क्या हैं? समस्याएँ हैं, चुनौतियाँ हैं। अब है कि ई-कचरा का अगर हम मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंधन कर लेते हैं, इसमें क्या अवसर हो सकता है? जैसे हमने यहाँ पर लिखा ना कि इसमें क्या संभावनाएँ हो सकती है, क्या अवसर हो सकते हैं, वो इसमें। तो क्या हम ई-कचरा का प्रबंधन करके अपनी आर्थिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं? वो इसमें बताया गया है। बहुत ही बेहतर अप्रोच है। नॉर्मली वेस्ट को लोग वेस्ट समझते हैं, लेकिन ई-कचरा का उपयोग कैसे इकोनॉमी में किया जा सकता है, इसको कैसे आर्थिक रूप से उपयोगी, सामाजिक रूप से उपयोगी बनाया जा सकता है, ये भी अप्रोच आपको इसमें बताया गया है। तो आर्थिक क्षमता पर और इसमें आंकड़े सभी जगह दिए गए हैं कि किस तरीके से आंकड़े से यूज़ करके आप बेहतर तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं। फिर इसमें आप देखिए कि आगे का जो सेगमेंट है इसमें, जो आगे का है, उस पर क्या है? तो एक तो इसमें अभी आपने देखा कि जो संभावनाएँ अवसर हैं किसका? आर्थिक क्षमता के बढ़ाने की संभावना है। दूसरा जो क्षमता है वो क्या है कि ई-कचरा का उपयोग करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो वेस्ट का अगर हमने वैज्ञानिक तौर पर उपयोग कर लिया, तो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। फिर इसमें है कि आयात निर्भरता में कमी लाई जा सकती है। बिल्कुल जैसे ई-कचरा में बहुत सारा लिथियम, कोबाल्ट, निकेल जैसे धात्विक चीज़ें होती हैं। भारत इन चीज़ों के आयातों पर निर्भर है और आप जान रहे हैं कि जिस तरीके से एक डिजिटल इकोनॉमी, विश्व अर्थव्यवस्था एक डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है, ऐसे में इस तरह के जो निकेल, कोबाल्ट या इस तरह के जो मटेरियल हैं, इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। अगर हम ई-कचरा का रिसाइक्लिंग कर उसमें उपस्थित इन पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं, तो फिर हम औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। अपनी आयात निर्भरता जो हमारी चीन या अन्य देशों पर है, हम उसे भी क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। फिर है रोजगार का सृजन। बिल्कुल अगर आप ई-कचरा का साइक्लिंग करते हैं, तो फिर इसमें उद्योग और कई माध्यमों से रोजगार के प्रबल सृजन की संभावना है। फिर ये सतत विकास को बढ़ावा दे सकता है और सतत विकास का माध्यम बन सकता है और चक्रीय इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकता है। चक्रीय इकोनॉमी का अर्थ होता है कि अगर कोई अर्थव्यवस्था चक्रीय इकोनॉमी वाली है, तो ये कच्चे माल का रिसाइक्लिंग होता है इसमें और जब किसी अर्थव्यवस्था में कच्चे माल का रिसाइक्लिंग होने लगे, तो नए कच्चे माल की आवश्यकता कम पड़ती है।
पुराने कच्चे माल नए उत्पाद के रूप में प्रयोग के लिए लाए जाते हैं। इससे क्या होता है, कच्चे माल की डिमांड, नए कच्चे माल की डिमांड कम होती है और वेस्ट का उत्पादन भी क्या होता है, कम। तो हम इससे एक सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर सकते हैं, ये इसमें आपको बताया गया है। फिर ऊर्जा संक्रमण में ये हमारी सहायता कर सकता है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा में खासकर जो सौर ऊर्जा है और जो विंड ऊर्जा है, उसके कई सारे उपकरण बनाने में इस तरह के जो निकेल हैं, कोबाल्ट हैं और इस तरह के जो खनिज हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम ई-वेस्ट का पुनर्चक्रण कर इस तरीके से कुछ मटेरियल निकाल लेते हैं, तो हम नवीकरणीय ऊर्जा के उपकरण में जो कुछ-कुछ आयातों पर निर्भर हैं, उस पर भी हम अपनी क्या कर सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत या जो मेक इन इंडिया का लक्ष्य है, उसकी ओर बढ़ सकते हैं। फिर राष्ट्रीय पहलों के साथ संरेखन, यानी कि जो चक्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और जो सतत विकास की ओर हमारा लक्ष्य है, उसके जितने भी डायमेंशन है और जो अन्य कार्यक्रम है, उसके साथ भी इसको इंटरलिंक कर दिया गया है। तो नॉर्मली वेस्ट को वेस्ट नहीं, बल्कि इसकी प्रबल संभावनाओं के बारे में भी आपको बताया गया है इसमें। तो आप अगर इसको पॉइंट फॉर्म में ध्यान में रखेंगे और अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेंगे या फिर इसका आप एक नोट्स बनाएँगे, तो फिर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। क्योंकि अब जब मेंस में कहीं से भी कुछ पूछेगा और आपके कंटेंट में अगर ये सारी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ से पिक कीजिए और अपने उत्तर में डालते जाइए। फिर भारत में ई-कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में क्या जो है सो मौजूदा तंत्र है, जैसे हमने कहा कि भारत में क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। इसमें एक है ई-अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2022। अब जो ई-वेस्ट मैनेजमेंट 2022 है, इसमें एक ये विस्तृत कानून है कि भारत में ई-कचरा के संदर्भ में पूरी व्यवस्थाएँ की गई है, जिसके बारे में इसमें डिटेल से बताया गया है। इसी तरीके से बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2022 है, जो किस तरीके से बैटरी वेस्ट का मैनेज करना है और किस तरीके से इसे उपयोग में लाना है। फिर आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन है, नेशनल इम्पोर्टेंस या क्रिटिकल मिनरल मिशंस है, वो है क्षमता निर्माण पर भारत फोकस कर रहा है कि किस तरीके से भारतीय इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में कौशल विकास परिषद इस पर काम कर रहा है। फिर मरम्मत एवं अधिकार पोर्टल भारत सरकार ने बनाया है। तो इस तरीके से वेस्ट को कैसे यूज करना है ताकि उसका एनवायरनमेंट पर कम से कम प्रभाव से नहीं के बराबर ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित ना करे और हम किस तरीके से इसका पर्यावरणीय अनुकूल प्रथाओं को अपनाते हुए इसका प्रबंधन करें और सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दें। अब ये सब है तो फिर जैसे हमने कहा कि एक अगला सेगमेंट हो जाएगा कि अब भारत में जो नीतियाँ उसके संबंध में सीमाएँ और चुनौतियाँ क्या हैं? क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो ये ज़रूर होगा कि इस संदर्भ में चुनौतियाँ क्या हैं, सीमाएँ क्या हैं? तो फिर यहाँ पर है कि अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व है किसमें? ई-वेस्ट के उत्पादन में जो एक्यूरेट आँकड़ा नहीं उपलब्ध हो पाता है। फिर है कि पुनर्चक्रण पद्धतियों का अभाव है, संग्रहण क्षमता की कमी है। ये हेडिंग पॉइंट का है, इसके अंदर काफ़ी अच्छे से इस पॉइंट को विश्लेषण किया गया है। फिर जो भारत में अन्य चुनौतियाँ हैं वो क्या है? सीमित तकनीकी क्षमताएँ हैं, उच्च लागत है यानी कि संग्रहण की उच्च लागत है। तो ये जब आप चुनौती बताएँगे कि भारत में ई-वेस्ट के ई-वेस्ट के प्रबंधन में ये चुनौतियाँ हैं, तो फिर एक यहाँ से आगे बढ़ता है कि सुझावात्मक या आगे का मार्ग क्या हो? वे ऑफ फॉरवर्ड। तो उसमें आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखना होगा जो आपके पास सरल तरीके से यहाँ पर मैगज़ीन में उपलब्ध कराया गया है कि ईपीआर न्यूनतम मूल्य का निर्धारण हो जो भारत के अभी जैसे आपने यहाँ पर देखा है कि जो अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2010 है इसमें ईपीआर का प्रावधान किया गया है। जब आप इस मैगज़ीन को पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से जानेंगे तो फिर वो पॉइंट आप वहाँ पर इंटरलिंक कर पाएँगे। तो ईपीआर के बारे में आप लिखेंगे। फिर औपचारीकरण, जैसा अभी आपने देखा कि समस्या क्या है, अनौपचारिक क्षेत्र ज़्यादा है, जिसके कारण डेटा और उत्पादन का एक्यूरेट आंकड़ा नहीं आ पाता है, तो औपचारीकरण करना है। दूसरा आपको बताया गया कि पुनः उपयोग को बढ़ावा दें, पुनर्चक्रण बजाय बजाय नवीकरण को, यानी कि रीयूज को जो है सो आपको बढ़ावा देना है। फिर नवीन दृष्टिकोण, उत्पाद के रूप में सेवा, है ना? फिर आपको बताया गया है कि डीप टेक अनुसंधान और विकास को वित्त पोषित करना, यानी कि किस तरीके से जो है सो ई-वेस्ट का काम में लाया जा सकता है। उस पर जैसे आप देख रहे हैं कुछ टेक्नोलॉजियों की चर्चा की गई है, बायो लिंचिंग की चर्चा की गई है, सुपर क्रिटिकल द्रव्य निष्कर्षण, उन्नत छँटाई प्रणालियों सब के बारे में बताया गया है।
और इन सब के बारे में डिटेल से बताया गया है कि किस तरीके से ये टेक्नोलॉजियाँ ई-वेस्ट के प्रबंधन में सहायक होगा। फिर है कि प्रोत्साहन संरचना, यानी कि भारत सरकार के द्वारा उत्पादन लिंक प्रोत्साहन से इसको लिंक कर दिया गया है। फिर है पुनर्चक्रण अवसंरचना को मजबूत करना और उपभोक्ता जागरूकता। ये क्या हो गया? वे ऑफ फॉरवर्ड या सुझाव कि आपसे मांगा जाएगा कि भारत में जो नीतियां हैं उसमें क्या कमियां हैं और सुझाव आप बताइए कि किस तरीके से इसको आगे ले जाया जा सकता है। और फाइनल क्या है? फिर से निष्कर्ष है। तो इस तरीके से जो टॉपिक है ये, और इस टॉपिक का बड़ा ही स्कोप है, प्री में भी और मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। हमने कहा कि आप जिस एग्ज़ाम को देंगे, चाहे वो यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस का हो, ये प्रीली के लिए भी बहुत उपयोगी है और मेंस के लिए भी। और अगर आपने इस मैगज़ीन को पढ़ के, और ऐसे ही सारे टॉपिक हैं जो आपके प्री और मेंस के लिए उपयोगी है, तो फिर आप अच्छे तरीके से अपने फंडामेंटल को करंट से जोड़ पाएँगे और करंट के साथ आप अप्रोच अपने आप का बेहतर डेवलप कर पाएँगे। अब देखिए, इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा भी है समान अध्ययन पेपर 3 में जो 2018 में है, कि लगातार उत्पन्न हो रहे भारी मात्रा में त्यागे गए ठोस कचरे के निपटाने में क्या बाधाएं हैं? तो ई वेस्ट की चुनौतियां क्या है, हमने देखा। निपटाने में बाधाएं क्या हैं भारत में? तो दोनों तरीके से कि भारत में क्या क्या बाधा है और विश्व स्तर पर भी, तो भारत में क्या क्या बाधाएं, ये आपके मैगजीन में है यहाँ पर, यहाँ से आप करंट पिक कर लीजिए कंटेंट। फिर है कि हम अपने रहने योग्य वातावरण में जमा हो रहे विषैले कचरे को सुरक्षित तरीके से कैसे हटा सकते हैं? तो यहाँ पर सुझाव है ना, आगे का मार्ग। तो मूलतः इसमें इन्हीं 2 चीज़ों की डिमांड है कि जो भारत में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसके प्रबंधन में बाधाएँ क्या हैं? तो आप बताएँगे यहाँ से जो चुनौतियाँ हैं प्रबंधन की भारत में, वहाँ से पॉइंट जो 6-7 पॉइंट बताया गया उसको पिक कीजिए। फिर है कि हम कैसे इसको सुरक्षित तरीके से हटा सकते हैं? तो भारत सरकार के कुछ कानूनन प्रावधान और वे ऑफ फॉरवर्ड में जो आपको ये 7-8 पॉइंट बताया गया है, उसको आप लिखिए और फाइनल निष्कर्ष लिखिए। इसी तरीके से ये जो मैगज़ीन है, इसमें हर एक टॉपिक को एक संरचना के रूप में, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के रूप में दिया गया है। और जैसे हमने बताया कि वैसे ही आपको क्या करना है कि हर एक टॉपिक जब आप पढ़ने के लिए जाएँगे इस मैगज़ीन का, तो उसका एक हॉरिज़ॉन्टल डायमेंशन है, फिर वर्टिकल डायमेंशन है कि कितनी गहराई तक है ये टॉपिक, और फिर उस पर आधारित प्री और मेंस के प्रश्नों को आप हल करेंगे, तो आप निस्संदेह बहुत ही अच्छे परिणाम की ओर उन्मुख हो जाएँगे। अब है कि ये जो मैगज़ीन है, ये आप कैसे यहाँ तक अपने आप को रीच कर पाएँगे, कैसे करेंगे? तो हाउ टू रीच केजीएस स्टोर, इसमें कैसे जाकर आप ये मैगज़ीन करेंगे? तो सबसे पहले कुछ चीज़ें और हैं जो आप जान लीजिए कि यूपीएससी का जो है सो अपने यहाँ ऑप्शनल पेपर का बैच शुरू हो गया है, और उसमें आप देख रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में हिस्ट्री जो है के सिवेश सर, विवेक भारद्वाज सर सोशियोलॉजी और गौतम सर जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, इस तीनों में से कोई पेपर ऑप्ट कर सकते हैं। बाइलिंगुअल जो है सो ध्रुव सर के द्वारा मैथ ऑप्शनल पेपर का क्लास चल रहा है, तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप उससे हैं। और हिंदी मीडियम में सुजीत सर इतिहास, इनके बारे में कुछ कहने की कोई ज़रूरत है नहीं, सब जानते हैं कि इनसे बेहतर फैकल्टी इतिहास का कोई है नहीं। इसके अलावा संजय ठाकुर सर पीएसआईआर और अजय अनुराग सर हिंदी साहित्य। तो आपके लिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के साथ-साथ बाइलिंगुअल मैथ का भी ऑप्शनल पेपर है। तो आप इसमें से जो भी पेपर ऑप्ट करें, कर सकते हैं। फिर जैसे हमने मैगज़ीन की बात कही थी आपके साथ, तो मैगज़ीन जो करंट अफेयर्स का है, ये मंथली अपना मैगज़ीन आता है, और मंथली मैगज़ीन आप केजीएस का जो स्टोर है, वहाँ से ऑनलाइन जाके आप रीच कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर एक मंथ का है, इंग्लिश मीडियम में भी अपना है, हिंदी मीडियम में भी है। तो जिस माध्यम से आप तैयारी कर रहे हैं, उस माध्यम के मैगज़ीन को ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, ऑफ़लाइन भी है, और इसको पढ़ के आपको अपना करंट अफेयर्स का नोट्स बनाना है, जैसे हमने बताया एक टॉपिक का, और अपने अप्रोच को प्री, मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर आपको डेवलप करना है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अप्रोच अच्छा लगा होगा, और जो है सो आप मैगज़ीन तक कैसे पहुँचेंगे, तो इसको स्कैन करके भी इस मैगज़ीन तक आप पहुँच सकते हैं। तो जो अप्रोच आपको बताए हैं, उसी अप्रोच को लेकर आप मैगज़ीन को देखिए, समझिए, पढ़िए और अपनी यूपीएससी की यात्रा को सफल बनाइए। तो चलिए, मिलेंगे अगले एक और टॉपिक में आपके साथ। तब तक सभी को थैंक यू है। धन्यवाद।